तो दोस्तों बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के इस पेपर की। व्यवसाय अध्ययन यानी कि ये हमारा सैम्पल पेपर का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लेना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हमने 6 के फर्स्ट पार्ट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड यानी कि ऑप्शन वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि बताइए जिला उद्योग केंद्र क्या है। जिला उद्योग केंद्र क्या है। व्हाट इज़ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यानी कि DIC क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। कितने नंबर का है प्यारे बच्चों? 3 नंबर का। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो कहता है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर क्या होते हैं, जो एक ऐसा सेंटर होता है जो क्या करता है एंटरप्रेन्योर को, जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको वो सारी ऑल सर्विसेज एंड सपोर्ट देते हैं जिनको उनकी क्या होती है एक तरीके से नीड होती है। किस चीज़ के लिए? टू स्टार्ट स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ताकि विलेज में और या फिर छोटे जितने भी हमारे क्या होते हैं दोस्तों बिजनेस होते हैं, इनको स्टार्ट करने में क्या करते हैं एक तरीके से हेल्प करते हैं, हर एक तरीके की सपोर्ट करते हैं। कौन? DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। मतलब ये हर एक ज़िले में एक तरीके से खोला जाता है जो कि गांव में छोटे बिजनेस को बढ़ाने के लिए सहायता करते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीजेबल स्कीम्स, ये पहले पता लगाते हैं कि भाई वहाँ पे कौन सी स्कीम चल सकती है, वो आ रही है गवर्नमेंट की। द प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, और फिर उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं वहाँ पे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंसिंग एंड प्रोविजन ऑफ द मशीनरी, मतलब ये साथ ही साथ क्या करते हैं दोस्तों वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिनको फाइनेंसिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन फाइनेंसिंग की जिनको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है पैसों की या फिर किसी मशीनरी की या किसी इक्विपमेंट की, ये सभी प्रोवाइड कराते हैं। क्या देते हैं साथ में? प्रोविज़न ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल खरीदने के लिए भी इनका एक प्रोविज़न होता है, वो भी इनकी हेल्प करते हैं साथ में। और क्या करते हैं? अदर एक्सटेंशन सर्विस, मतलब अगर कोई लघु उद्योग है, अगर वो अपने आप को बड़ा करना चाहता है तो उसमें भी क्या करते हैं ये एक तरीके से हेल्प करते हैं। मतलब ये सारे के सारे क्या इनके मेन फंक्शंस हैं किसके? DIC मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। DIC की क्या है दोस्तों? सर्विस है। अब चलो बात करते करें हिंदी में। तो कहता है दोस्तों जिला उद्योग केंद्र। जिला उद्योग केंद्र उद्यमों को वे सभी सेवाएं और सहायता प्रदान करती है। सेवाएं और सहायता प्रदान करती है जिनकी उन्हें क्या होती है दोस्तों आवश्यकता होती है। किन्हें? जो लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई ग्राम उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पहले वहाँ पे एक जो भी स्कीम चल रही है उसकी वो पहचान करते हैं, फिर उसको लागू करने की पूरी तैयारी करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। फिर वित्त पोषण का संगठन, मतलब संगठन को अगर कोई वित्त की आवश्यकता है तो वो देते हैं। मशीनरी और उपकरण का प्रावधान रखते हैं साथ ही साथ ये, यानी कि उनको मशीनरी और अगर कोई अन्य उपकरण चाहिए तो वो भी देने का इनके पास प्रावधान होता है। कच्चा माल देने का भी इनके पास एक प्रावधान होता है। और क्या कह सकते हो दोस्तों, ये अगर आप विस्तार करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो दोस्तों, अगर आप क्या करना चाहते हो दोस्तों, विस्तार करना चाहते हो, यानी कि अन्य विस्तार सेवाएं केंद्र भी इन केंद्रों के मुख्य कार्य हैं। किनके? जिला उद्योग केंद्र के। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना जिससे कि आने वाली और वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन की मिल पाए। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों 7वां क्वेश्चन। देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा बट सच्चाई तो ये है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले देखो बताता क्या है इस क्वेश्चन में। कहता है लंदन में क्या एक वॉशिंग मशीन की कंपनी है और क्या उसके भारत में 2 नए प्रोडक्ट लाना चाहती है। ठीक है भाई, क्या लाना चाहती है? एक तो AC लाना चाहती है और एक रेफ्रिजरेटर, मतलब AC और फ्रिज लाना चाहती है। और वो क्या कहती है कि मैं भाई अपना सामान इंडिया में बेचना चाहती हूँ। तो इसके लिए इंडिया में कौन ऐसे कंपनियां हैं जो क्या कर सकती है हमारे सामान को हमें बेचने में हेल्प कर सकती हैं। तो अलग अलग कंपनियाँ क्या करती है, उनके साथ बातें करती है, कॉन्टैक्ट करती है। और फिर कंपनी क्या करती है, कौन सी कंपनी जो लंदन में है वो क्या करती है एक तरीके से 2 फर्मों को चुन लेती है। किन्हें चुन लेती है? 2 फर्म को चुनती है जो कि क्या करते हैं बहुत ही ठीक ठाक रेट बताते हैं। और उनके ऐसे रेट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं एक तरीके से आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। किनके? जो क्या होते हैं सेल्स करना चाहते हैं इंडिया में वही। अब क्या होता है, जो AC फर्म ने थोक विक्रेता को चुना था, होलसेलर को चुना था, उसने ऐसे 2 AC बेचने वाले एक ऐसे व्यापारी को हरी को ढूंढ लिया। किसको? हरी को ढूंढा है
जो क्या करता है एक तरीके से गली गली में या मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या करता है एक तरीके से सामान को प्रतिस्पर्धी कीमत पे, मतलब जो कम्पिटिटिव प्राइस है वहाँ पे खुदरा व्यापारी का मतलब क्या होता है एक तरीके से रिटेलर बिजनेसमैन है जो क्या करता है अलग अलग छोटे छोटे व्यापारियों को सामान बेचता है। और वो कहता है कि दिल्ली, हमको एक पहले अपने मालिक को बताता है कि भाई अब दिल्ली के जितने भी कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि जब वो अपने घर में पहुँचे तो गर्मी उनके घर के अंदर ना आए। तो ये सब तो सिर्फ बकवास इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन कहाँ है, ऐसा देखो क्वेश्चन ये रहा, कहता है फुटकर व्यापारियों द्वारा थोक विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली कोई 3 सेवाएं बतानी है। मतलब जो फुटकर जो होता है उसके आने से एक बड़े वाले थोक व्यापारी को क्या फ़ायदा होता है। तो देखो इंग्लिश में भी क्या है, सेम इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, सेम इंग्लिश में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हो। पर क्वेश्चन जहाँ से वो मैं बताता हूँ, कहता है एक्सप्लेन 3 सर्विस रेंडर बाय द रिटेलर टू होल सर्विस और मैन्युफैक्चरर्स। मतलब जो छोटे छोटे क्या होते हैं एक तरीके से सामान बेचने वाले लोग होते हैं वो किस तरीके से थोक विक्रेता को, होल सेलर को किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो 3 सर्विस इनकी क्या है। पहली सर्विस तो ये है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स आया एक तरीके से लंदन की कंपनी से इंडिया में, उनको 2 बड़ी बड़ी कंपनियों ने लिया है। अब वो 2 बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इंडिया के अलग अलग गाँव में, शहरों में, कस्बों में पहुंचा सके, उसके लिए क्या चाहिए भाई, कोई बेचने वाला होना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, कोई डिलीवरी मैन होना चाहिए। डिलीवरी मैन का मतलब यहाँ पे एक आदमी घर पे देने नहीं आता, इसका मतलब वो छोटे छोटे क्या करता है ब्रांचेस में सर्विस प्रोवाइड देता है कि भाई मेरे पास ये कंपनी है, इस कंपनी का फ़ैन है, इस कंपनी का एसी है, इस कंपनी का रेफ्रिजरेटर है। तो पहला क्या करता है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मतलब माल के वितरण में क्या करता है सहायता मिलती है। दूसरा पर्सनल सेलिंग होती है। अभी क्या होता है जो खुदरा व्यापारी होता है वो सबके पास पर्सनल टच में होता है, उन लोगों के टच में होता है जो क्या करती है पब्लिक से डायरेक्टली बातें करती है। यानी कि पर्सनल सेलिंग में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, ठीक है। तीसरा क्या है इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन, और क्या होता है एक तरीके से जो बड़े स्केल पे ऑपरेशन होते हैं उनको क्या करता है चालू करता है, इनेबल करते हैं। तो आपने ये देख लिया, एक बार इंग्लिश में देख लो दोस्तों किस तरीके से है। अब मैं बात करूँगा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा इस ये रहा 3 सर्विस की बात हुई थी ना, तो 3 सर्विस ये रही आपकी। पहली क्या थी हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, दूसरी क्या थी पर्सनल सेलिंग, मतलब पर्सनल सेलिंग व्यक्तिगत हम क्या करते हैं रिटेलर रिलीफ प्रोड्यूसर, मतलब रिलीफ देता है, आराम देता है प्रोड्यूसर को कि वो खुद जा कर के सामान को बेचे, उससे अच्छा है कि वो क्या करेगा रिटेलर बेचता है एक तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है एक तरीके से इनेबल करता है लार्ज स्केल ऑपरेशन को, मतलब लार्ज स्केल ऑपरेशन को चालू करता है। तो देखिए इसका हिंदी में क्या क्या मीनिंग निकलता है। पहली बात तो माल के वितरण में सहायता मिलती है, क्या चीज़ बेटा, माल के वितरण में क्या मिलती है एक तरीके से सहायता मिलती है। माल के वितरण में सहायता, देखो पहला पॉइंट क्या है माल के वितरण में सहायता, उन उत्पादों के प्रसार में सहायता प्रदान करता है जो उन्हें एक विशाल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र में फैलने के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं। फिर व्यक्तिगत बिक्री बढ़ती है एक तरीके से, मतलब खुद जा कर के बेचते खुदरा व्यापारी इन कामों के उत्पादकों को छुटकारा पाते हैं, क्या करते हैं एक तरीके से जो खुदरा व्यापारी होते हैं एक तरीके से इस काम को के उत्पादकों से, मतलब जो उत्पादक होते हैं उनको आसानी होती है कि अब वो क्या कर सकते हैं सिर्फ उत्पादन करते हैं, और बिक्री का काम कौन करता है एक तरीके से व्यक्तिगत बिक्री खुदरा व्यापारी खुद करते हैं। उत्पाद की बिक्री कौन करती है एक तरीके से खुदरा व्यापारी करते हैं, और ये क्या होता है एक तरीके से बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। और तीसरा पॉइंट एक तरीके से कह सकते हैं बड़े पैमाने पर संचालन को सक्षम बनाने में उन्हें काफ़ी हद तक बड़े पैमाने पर काम करने की अनुमति मिलती है। अगर क्या होता है ना अब तरीके से बड़े लेवल पे कंपनी ने प्रोडक्शन कर दिया, अब क्या करते हैं उसे होलसेलर उसे परचेज़ कर लेता है। अब होलसेलर के पास आने के बाद रिटेलर क्या करता है खुद जब हैंड सर्विस देता है तो क्या करता है एक तरीके से बड़े पैमाने पर खुद ही सामान को बेचना शुरू कर देता है, जिससे कि क्या होती है एक तरीके से कार्य अच्छी तरीके से केंद्रित हो पाता है और उन्हें प्रॉफिट मिलता है सबको। तो ये आपके 3 पॉइंट है दोस्तों, आराम से आप देख सकते हो। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, एंड तीसरा पॉइंट कहाँ से जहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि वित्त व्यवसाय की जीवनदायिनी है, क्या यह कथन सत्य है? आप देखते बोलोगे यस बिल्कुल करेक्ट बात करें। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है,
फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस क्या हो सकता है दोस्तों, कभी रन नहीं कर सकता। तो चलिए डिटेल में इसका आंसर समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले कह रहा है दोस्तों, हिंदी में मैं बताऊँगा आपको। हाँ, यह सत्य है, यह सच है कि वित्त जो है व्यवसाय का एक तरीके से जीवन दायिनी है। जीवन क्या आएगा यहाँ पे, जीवन दायिनी है, जो कि एक तरीके से लिखा हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही। ठीक है, जीवन क्या है दोस्तों, जीवन दायिनी है। ठीक है, तो जीवन दायिनी है क्यों, क्योंकि कोई भी व्यवसाय फर्म सही लागत पर, सही लागत का मतलब जितने वह खर्चा है सिर्फ उतने में ही मिलना चाहिए, सही टाइम पर और सही मात्रा में, धन की उपलब्धता के बिना आसानी से और सफलतापूर्वक अपने ऑपरेशन को चालू नहीं रख सकती। मतलब ये हुआ इसका कि जितने भी व्यवसाय हैं उसको सही टाइम पे सही मात्रा में पैसा मिलना चाहिए। और ये नहीं कि सही मात्रा में मिल गया, सही टाइम पे मिल गया, बहुत महंगा मिले तो भी नुकसान है। तो लागत भी क्या होनी चाहिए बेटा, उसकी सही होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, व्यवसाय को चालू नहीं रख पाएंगे, यानी कि उसके जितने भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे खरीदने के, बेचने के, उत्पादन करने के, किसी को हम कह सकते हैं सैलरी देने के, वेजेस देने के, या अदर जितने भी ऑपरेशन है वो चालू नहीं हो सकती। कह रहा है ऐसा क्यों होगा, अगर इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वित्त की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब अगर पैसा नहीं है उनके पास, तो माल और सेवाओं का उत्पादन, बिक्री क्या होगा दोस्तों, पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं है। व्यवसाय में वित्त के लिए क्या है दोस्तों, आवश्यक होता है। तो एक जो व्यवसाय होता है उसमें वित्त के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है, क्यों ज़रूरी होती हैं, एक बिजनेस में वित्त क्यों ज़रूरी होते हैं, यानी पैसा क्यों ज़रूरी होता है, फाइनेंस क्यों ज़रूरी होता है एक उद्यम को स्थापित करने में। एक उद्यम का मतलब है दोस्तों एक बिजनेस एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने में, निश्चित और वर्तमान परिसंपत्तियों की खरीद में, जो फिक्स असेट होती हैं और प्रेजेंट असेट होती है उनको भी खरीदने, यानी कि टेंजिबल जितनी भी असेट है और कुछ जो कि लॉन्ग टर्म के असेट है उनको खरीदने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की। दूसरा, अपने आप का विस्तार करने के लिए, विकास करने के लिए और व्यवसाय का आधुनिकीकरण करने के लिए। मतलब अगर हम अपने एंटरप्राइजेस को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, साथ ही उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, तो फाइनेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और कहता है दोस्तों क्या, कारोबार में व्यापार के पैमाने में पूंजी गहन तकनीकों का उपयोग करने में, मतलब व्यापार का जो पैमाना होता है, जो ट्रेड का जो आपका एक तरीके से वाइडनेस है, मतलब आपका वाइडली कितना फैला हुआ है, इसकी बात करें तो इन सभी में, या फिर नए नए टेक्नोलॉजी के लिए उपयोग करने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो वित्त की कमी क्या होगा दोस्तों, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण व्यवसाय का वित्त महत्व बढ़ गया है। यानी कि हम कह सकते हैं जो वित्त की कमी होगी अगर, तो इन सब चीज़ों का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। और आज के समय में जो कंपटीशन आ गया मार्केट में, इसके कारण ही क्या हो चुका है, एक तरीके से पैसों का महत्व बढ़ गया है, फाइनेंस का महत्व बढ़ गया है। देखिए इंग्लिश में क्या है दोस्तों आपका आंसर, इंग्लिश में दोस्तों कह सकते हो क्या, yes it is true that finance is the lifeblood of business, no business firm can carry on its operation। कोई सा भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो क्या कर सकता है, अपना खर्चे को कैरी ऑन कर सकता है, ठीक है, स्मूथली और सक्सेसफुली, बिना अवेलेबिलिटी ऑफ राइट अमाउंट इन द फंड्स एट द राइट कॉस्ट एट द राइट टाइम। मतलब सही समय पर, सही क्वांटिटी में और सही कॉस्ट के ऊपर अगर उसके पास फाइनेंस नहीं है तो कोई भी बिजनेस स्मूथली रन नहीं कर पाएगा, अपने ऑपरेशन को नहीं कर पाएगा सही से। इन द ऑब्सेंस ऑफ फाइनेंस द प्रोडक्शन एंड सेलिंग गुड्स एंड द सर्विस आर नॉट पॉसिबल। अगर फाइनेंस नहीं है तो ना तो उसका प्रोडक्शन हो पाएगा, ना ही सेलिंग हो पाएगा, ना ही सर्विस हो पाएगा, कब, टाइम पर पॉसिबल। इन बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस्टेब्लिश एंड एंटरप्राइजेस के लिए, परचेज ऑफ फिक्स और करंट असेट्स के लिए, साथ में कह सकते हो अपने एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए और मॉडर्न बिजनेस के फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और क्या कह सकते हैं, इन मॉडर्न द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द स्केल ऑफ बिजनेस। आज के टाइम में फाइनेंस की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्या हो चुका है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कंपटीशन बढ़ गया है, हमें न्यू टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, दैट्स वाई वी हैव टू नीड अ बिजनेस फाइनेंस। तो ये आपका दोस्तों कौन सा क्वेश्चन था, 8वें का डिटेल में आंसर था। अब नेक्स्ट में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन है
ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय, जो ग्रामीण भारत है वहाँ पे लघु व्यवसाय यानी जो गांव है वहाँ पे छोटे व्यवसाय है उनका क्या कार्य है, क्या भूमिका है, मतलब उनका रोल क्या है एक तरीके से, यहाँ पे जो रूरल इंडिया है उनका क्या काम है उस क्षेत्र में। तो देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में बहुत ही अच्छा आंसर है हमारे पास। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत में लघु उद्योग की क्या भूमिका है ना, तो भूमिका का मतलब ये है कि वो किस लिए है वहाँ पर, उनके होने से ग्रामीण वालों को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। पहली बात, अगर लघु उद्योग है, स्मॉल बिजनेस है, तो इनका क्या फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले आप कह सकते हैं दोस्तों कि उनको क्या मिल रहा है, एक तरीके से रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराता है। मतलब जितने भी ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं क्या करता है, रोज़गार को बढ़ावा देते हैं, पहला काम। दूसरा काम, अगर उनको रोज़गार मिलता है तो आप क्या कह सकते हो, उनके पास पैसा आ रहा है तो इसका मतलब वो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उनका जीवन यापन अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं उनकी आर्थिक दशा में सुधार होगा, मतलब उनको अच्छा घर मिलेगा रहने के लिए, क्योंकि वो पैसा बचा करके अपना घर बना सकते हैं उसके हिसाब से। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, आर्थिक दशा में सुधार कैसे करके, कहता है लघु पैमाने के उद्योगों द्वारा आय के विभिन्न स्रोत ग्रामीण वालों को प्राप्त होते हैं। मतलब अगर वो बिज़नेस छोटा सा कर लेते हैं तो उनको इनकम के अलग अलग स्रोत मिलते हैं, अलग अलग जगह से पैसा आ सकता है। इससे आर्थिक दशा में सुधार होता है और ग्रामीण के जीवन स्तर में भी क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। ठीक है, अगला कह सकते हैं क्या, अगर आपको गाँव में ही रोज़गार मिल जाएगा तो गाँव को छोड़ के तो कोई बाहर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं प्रवास को रोकना। प्रवास का मतलब क्या, एक तरीके से दोस्तों जो कुछ लोग अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे जाते हैं उसे प्रवास कहते हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा। मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक तरीके से माइग्रेंट पीपल जो होते हैं, आपने देखा लॉकडाउन में कितनी बुरी हालत हुई थी। जो माइग्रेंट पीपल थे उनको पैदल ही कई बार गाँव जाना पड़ा था। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि अगर उनके पास बिजनेस पहले से ही होगा तो शहर अपने गाँव को क्यों छोड़ेंगे। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ग्रामीण उद्योगों का विकास होने से क्या होगा दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में प्रवास रोकता है, क्योंकि उन्हें गांव में ही क्या हो जाएगा, रोज़गार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर कहता है स्थानीय संसाधनों का प्रयोग होगा क्या दोस्तों, स्थानीय जो संसाधन है, स्थानीय संसाधन का मतलब अगर आपने बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लघु उद्योग होगा तो उनके पास भी तो संसाधन होते हैं, चाहे गांव में रहे या शहरों में रहे, संसाधन तो सबके पास है। तो उनके संसाधनों का क्या होगा दोस्तों, एक तरीके से प्रयोग होगा। तो क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, लघु स्तरीय उद्योग, मतलब जो लघु स्तर छोटे स्तर के उद्योग होते हैं वे अपने उत्पादन में किसका यूज़ करेंगे, स्थानीय संसाधनों का, जैसे कि कॉपर है, लकड़ी है या अन्य संसाधन है, उनका प्रयोग करेंगे, जैसे वह बिना उपयोग के रह जाते हैं। अगर मान लो कि क्या है, गाँव में या शहर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस नहीं होगा तो क्या होगा, फिर उनका उपयोग नहीं हो पाता और वो ख़राब हो जाते हैं, और फिर क्या हो सकता है, एक तरीके से बहुत ही कम उपयोग हो पाता है। अगर उनका हम उपयोग करते हैं तो क्या कह सकते हैं, संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। और आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि सभी संसाधनों का क्या होना चाहिए, पूरा उपयोग होना चाहिए, जिससे कि एक देश का विकास जल्दी हो पाता है। कहता है इससे क्या होता है, इससे प्राकृतिक स्थानीय संसाधनों का सही से प्रयोग हो पाता है। तो 4 पॉइंट हो गए। तो देखो पहला पॉइंट दोबारा बताता हूँ, क्या बताया मैंने, रोज़गार के अवसर मिलते हैं, उनको रोज़गार मिलता है, उनकी आर्थिक दशा में सुधार होता है, जीवन यापन सुधरता है, प्रवास को रोकता है। प्रवास का मतलब क्या, अगर वह रोज़गार उनको मिल जाएगा तो वह शहरों में नहीं आते, पलायन नहीं करते हैं। और चौथा कह सकते हो आप, उनके स्थानीय संसाधनों का अच्छे से प्रयोग होता है। पांचवा कह सकते हैं क्या, अगर उन्हें गांव में उद्योग मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो फिर क्या होगा, आय का बंटवारा सही तरीके से होगा, आय का वितरण होगा। आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए। तो किसके लिए में क्या प्रॉब्लम थी दोस्तों, जो उनकी इनकम है, उनकी इनकम ही क्या होती है, एक तरीके से अमीरों को अलग काम होता है, गरीबों के लिए अलग काम होता है। तो उनको जब पैसा मिलने लगेगा तो वो भी क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो यही बता रहा है कि लघु स्तर उद्योग में, कुटीर उद्योग में क्या होता है, आय का समान वितरण होता है, सभी को बराबर पैसे मिलते हैं एक तरीके से, जिससे कि क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में शहरों में रहने वाले उद्योगपतियों के हाथ में नहीं रह जाती। मतलब अगर पैसा वहीं पे उनको मिल जाएगा तो जो शहरों में जितने भी बड़े बड़े अरबपति रहते हैं उनके हाथ में पैसा नहीं आता, तो आय का समान वितरण होगा। इस पॉइंट को आप बाद में लिखना क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है ये पॉइंट। और क्या कह सकते हो, अगर रोज़गार उनको वहीं मिलने लगेगा तो क्या होगा, संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा। मतलब क्या, अब देख सकते हो कि कई शहरों में क्या है, कम जगह में दोस्तों 20-20, 50-50 लोग रहते हैं, एक एक कमरे में किस तरीके से लोगों को भर के रखा जाता है। इसका मतलब क्या,
संतुलन बिगड़ जाता है और ये ऐसी स्थिति में क्या आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है और फिर ज़्यादा लोगों की जान माल की हानि होती है। ठीक है, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम भी आती है, प्राकृतिक आपदा भी आती है और वहाँ पे अगर कम लोग होंगे तो उनकी जान माल की हानि भी कम होगी। तो इससे फ़ायदा क्या है, अगर आपको गाँव में ही रोज़गार मिलेगा तो आप वहीं पर रहोगे, तो क्या होगा, संतुलन बराबर बैठ जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, जनसंख्या वहीं पर रहेगी, जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, तो कहता है ये उपक्रम प्राय उत्पादन के स्थानीय स्रोतों पर आधारित होता है, जहाँ पे उत्पादन आसानी से होता है लोग वहीं पे जाके बसते हैं, तो इससे विकास होता है। और क्या कह सकते हैं दोस्तों, जो स्थानीय कारीगर होते हैं उनको भी तो मौका मिलता है। अगर हमने गाँव में ही क्या कर दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोज़गार के अवसर दिए, तो वहाँ पे रहने वाले जो स्पेशल कारीगर हैं, जिन्हें हम बहुत ही अच्छा मान के चलते हैं, उनको वहीं पर क्या मिलेंगे, मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या पता उनका कौशल दुनिया के सामने आ जाए, वो फेमस हो जाए। जैसे कि एक आपने देखा कच्चा बादाम सॉन्ग चला था, है तो गांव में रहने वाला बंगाल में, बट क्या कह सकते हो, एक तरीके से मोबाइल के कारण यानी इंटरनेट के तरीके क्या हो चुका है, वो फेमस हो चुका है, तो उनको भी अवसर मिले हैं। ठीक है, ये 7 पॉइंट बहुत ही अच्छे पॉइंट थे, तो आप ये अपना लिख सकते हो। ठीक है गाइस, अब इंग्लिश में बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखिए गाइस, मैंने आपको समझा तो पहले दिया, बस अब मैं इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है, दे जनरेट, मतलब क्या होता है, अगर उनको मेजर रोल्स क्या है स्मॉल स्केल बिजनेस के इन रूरल इंडिया में, तो पहला है कि क्या करते हैं, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है बेटा, तो आप ये पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट ले करके। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हो, दे इनेबल द इक्वेट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या होता है, वो एक तरीके से आय का समान वितरण करते हैं। अभी हमने समझाया ना, इनकम का क्या होता है, एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वहीं पे इन्हें रोज़गार मिल जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जिससे कि क्या है कि जो उनका पैसा है वो अमीरों के हाथ में नहीं आता और बच जाता है। और क्या पॉइंट कह सकते हैं दोस्तों, टू हेल्प द एक्सेलरेट ग्रोथ, अगर उनको रोज़गार मिलेगा, वो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी क्या होगी, एक तरीके से दौड़ेगी, जिससे कि क्या है, हम कह सकते हैं ग्रोथ होने में के लिए एक्सेलरेट मिलता है। मतलब जैसे बाइक को हम एक्सेलरेट करते हैं, बाइक भागती है, उसी तरीके से अगर उनको रोज़गार मिलेगा, वो यूज़ करेंगे, तो बिजनेस एक तरीके से हमारा इकोनॉमी भी क्या होगी, एक तरीके से ग्रोथ करेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दे माइग्रेट डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड एलिवेट पॉवर्टी, मतलब क्या कह रहा है कि जो गरीबी है उसको कम करती है, और एक तरीके से माइग्रेंट को भी क्या करती है, एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करती है। कैसे, क्योंकि रोज़गार मिल जाता है, तो जो बेरोज़गार लोग होते हैं वही सिर्फ आते हैं, अब सभी लोग यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि रोज़गार उन्हें विलेज में मिल जाएगा, रूरल इंडिया में मिल जाएगा, तो वहीं पे रहते हैं और माइग्रेंट नहीं बनते हैं। ठीक है गाइस, इसी तरीके से बात करें हम, दे फैसिलिटेट रूरल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल अर्बन एरियाज, ये वाला पॉइंट एक तरीके से सेम ही है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, आप कोई से भी 5 पॉइंट लिख सकते हो, जो भी आपके एक्सप्लेनेशन आप सही से कर पाओ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो जो देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हमने 8 9 किया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको जो हमने एक क्वेश्चन बताया था पिछले वाले वीडियो पिछले पार्ट में, उसमें हमने उसकी बात करते, देखते हैं आप समझ पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, एक निर्माण कंपनी है, मतलब एक प्रोडक्शन की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो क्या करती है, इंडिया में कई जगह पे अपनी शॉप ओपन करती है। ठीक है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन शॉप एट द डिफरेंट लोकेशन इन इंडिया, अलग अलग लोकेशन पे अपनी शॉप को ओपन करती है। वह नकद पर ही माल बेचती है, क्या करती है, वो कैश में ही सेल्स करती है। सभी दुकानों की साज सज्जा क्या है, एक समान है, मतलब जितने भी सामान है, जो सामान बेचते हैं वो सब क्या है, एक जैसे ही है, और उनके गुड्स के सामान भी क्या होते हैं, एक तरीके से सेम होते हैं। दे सेल्स हैव आइडेंटिकल डेकोरेशन, मतलब जो सबकी डेकोरेशन है एक तरीके की होती है, साथ ही प्राइस ऑफ गुड्स आर फिक्स्ड। और कहते हैं इन दिस दे वे एलिमिनेट अननेसेसरी मिडलमैन दस बेनिफिट द कस्टमर्स, कहते हैं इस तरीके से क्या होते हैं, वो बिचौलियों को ख़त्म करते हैं और उपभोक्ताओं को फ़ायदा होता है। बिल्कुल भाई सही बात है। तो ये बताइए कि वह किस तरीके का बिजनेस है, वो किस तरीके की दुकानों की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों, तो किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एक तरीके से, आपको मैं दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन भी हमने करा था इसकी, आपने पढ़ा था ना, विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकान, तो ये आता है दोस्तों बहुसंख्यक दुकान का ही एक तरीके से हिस्सा हो सकता है, आप मान सकते हो। देखिए मैं इसके सॉल्यूशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो देखिए गाइस, ये रहा इसका सॉल्यूशन क्या है गाइस, कहते हैं मल्टीपल स्टोर क्या है इसका नाम है, या फिर इसको चेन स्टोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी ऐसा बिजनेस जिसमें कि क्या होता है, ज़्यादातर काम सारा काम कैश में होता है, वो इनकी डेकोरेशन एक जैसी होती है और वो फॉरेन कंट्री की है और अलग अलग इंडिया के लोकेशन में क्या है दुकान ओपन कर रखे है। तो क्या बोलेंगे इसे हम, चेन स्टोर बोलेंगे, या फिर क्या कह सकते हैं इसे कह सकते हैं दोस्तों एक तरीके से मल्टीपल स्टोर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आगे क्या क्वेश्चन था इसके अंदर, इसमें बताया गया था कि आपको ये बताना है कि जो ऐसे दुकानें होती हैं इनकी क्या बतानी है, आपको विशेषताएं बतानी है। क्या लिखनी है इनकी, आपको एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है सच शॉप्स की। तो देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप खुद समझ सकते हो दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कह रहे हैं दोस्तों क्या कि द गुड्स आर डिस्पैच टू ईच ऑफ द शॉप्स फ्रॉम द हेड ऑफिस, मतलब इनका जो गुड्स होता है कहाँ से आता है, वो हेड ऑफिस से आता है, विच इज़ लोकेटेड इन रीजनेबल पॉपुलस एरिया वेयर द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्लाइंट्स में बी अप्रोच्ड। कहते हैं इनका जो सामान आता है कहाँ से आता है, हेड ऑफिस से आता है, और ये हेड ऑफिस वहाँ पे लोकेटेड होता है जहाँ पे क्या कह सकते हैं एक तरीके से आसानी से बहुत सारे क्लाइंट इनके आ सकते हैं, मिलते हैं। ठीक है, दूसरा बता रहा है बेटा कि द शॉप इज़ अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुपरविज़न ऑफ ब्रांच मैनेजर। जो ब्रांच मैनेजर होता है एक तरीके से उनके सुपरविज़न में होता है, उनके कंट्रोल में होता है जो भी शॉप चलती है। ठीक है, और वही क्या होते हैं एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे टू डे मैनेजमेंट के लिए, मतलब जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी कमियाँ होंगी, जो भी अच्छाइयाँ होंगी, उनके लिए कौन होंगे जिम्मेदार, एक तरीके से वहाँ का मैनेजर। ये उसकी दूसरी खासियत होती है। और तीसरी खासियत क्या होती है दोस्तों, हेड ऑफिस ऑफ अ चार्ज क्रिएटिंग द पॉलिसीज़ एंड इंश्योरिंग दे आर एग्जीक्यूटिंग। और हेड ऑफिस जो होता है वहाँ का, ठीक है, वही क्या करता है एक तरीके से पॉलिसी बनाता है और वही इंश्योर करता है कि वहाँ पे जितने भी उसने पॉलिसी बनाई, जितने भी रूल्स बनाए, सबको क्या कर सके, लागू किया जा सके। द प्राइस ऑफ द गुड्स सच शॉप्स आर फिक्स्ड। और ऐसे दुकानों की सबसे बड़ी बात क्या, जो कीमतें होती हैं सभी सामानों की उस फिक्स होती है, उसमें ना तो आप बदल सकते हो, ना ही कम कर सकते हो, ना ज़्यादा। और अगला कह सकते हो सारे के सारे काम किस में करते हैं, कैश में करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं क्वालिटी मेंटेन होकर रहता है, क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, जो सामान होता है वो डेली लाइफ की होती है एक तरीके से। ठीक है, और ज़्यादातर सामान एक ही जैसी मिलती है। तो ये क्या एक तरीके से मल्टीपल स्टोर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं आगे। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गांव की एक लड़की उमा है जो अपने रिश्तेदार से मिलने कहाँ पे आती है, दिल्ली में आती है। उमा इज़ अ विलेज गर्ल कम्स टू दिल्ली टू विजिट हर रिलेटिव्स। अपने रिलेटिव से मिलने के लिए दिल्ली में विजिट करती है बेटा, और कहती है वह अपने चचेरे भाई के साथ एक दुकान पे जाती है, अपने चाचा के भाई के लड़के के साथ एक दुकान पे जाती है जो कहाँ पे लोकेटेड है, एक तरीके से केंद्रीय स्थान पर। सी गोज़ विद हर कज़न एट अ शॉप विच इज़ सेंट्रल लोकेटेड, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, वो सेंट्रल में लोकेटेड है। और यहाँ पे बिकने वाले जो भी सामान है और जो उसकी क्वालिटी है उसको देख करके क्या होती है एक तरीके से वो चकित हो जाती है, हम कह सकते हैं क्या हो जाती है एक तरीके से एस्टेनॉइड हो जाती है, क्या हो जाती है, अचंबा लगता है उसे। तो आपको ये बताना है इस प्रकार की दुकान का नाम बताना है, आपको क्या बताना है ऐसी दुकानों का दोस्तों, आपको ऐसे दुकानों का आपको नाम बताना है। तो पहला काम क्या करना है, आपको उनका नाम बताना है, किस चीज़ की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, यानी कि आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ शॉप। तो ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं एक तरीके से डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। क्या होता है दोस्तों, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है जिसमें कि क्या होता है एक तरीके से प्राइस भी कम होती है और क्वालिटी क्या होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ठीक है, दूसरा क्या कह सकते हो दोस्तों, कह रहा है इस प्रकार की जो दुकानें हैं इनकी कोई दो विशेषता बतानी है। क्या बतानी है आपको, दो फीचर्स बताने। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है दोस्तों, और इसके फीचर्स क्या क्या है, दे ड्रो अ ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट ड्यू टू द सेंट्रल लोकेशन। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है एक तरीके से दोस्तों क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये सेंट्रल एरिया में लोकेटेड होता है, किसी एक केंद्रीय जगह पे जो कि क्या होता है मेन होता है। जैसे कि दिल्ली में हम बात करें दोस्तों तो कनॉट प्लेस में होता है इसका एक ब्रांच। इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास भी इसकी एक ब्रांच है। ठीक है दोस्तों, और क्या कह सकते हो, यहाँ पे अलग अलग नंबर के आपको क्या मिलते हैं दोस्तों, आइटम्स मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं वास्ट रेंज ऑफ आइटम्स। दोबारा दोस्तों बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा यहाँ पे आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो कहता है क्या इसमें, ड्रॉ अ ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, मतलब यहाँ पे क्या होता है एक तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में
कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे होता है, सेंट्रल लोकेशन में होता है। प्रोवाइड अ वास्ट रेंज ऑफ आइटम, मतलब यहाँ पे जो आइटम्स मिलते हैं, यहाँ पे जो वस्तुएं मिलती हैं उनकी क्या होती है, एक तरीके से अनेक मात्रा होती है, कह सकते हैं अनेक तरीके की अलग अलग सामान मिलते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, डेली लाइफ से लेकर के डेली रूटीन में जो भी यूज होते हैं सब कुछ मिलता है और एक ही छत के नीचे मिलता है। एम्स टू प्रोवाइड अ मैक्सिमम सर्विस टू क्लाइंट, मतलब अपने सर्विस क्लाइंट को हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेरी बिग स्केल, और क्या करते हैं, एक तरीके से बड़े बिग स्केल पर इसका काम होता है। यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है। अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, एक तरीके से सबसे ज़्यादा सुविधाएं देते हैं। और क्या कह सकते हैं दोस्तों, अलाउइंग देम टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ द लार्ज स्केल, और उनको क्या कहते हैं, एक तरीके से बड़े नंबर पे बड़ी मात्रा में सामान खरीदने के लिए एक तरीके से उत्साहित किया जाता है। वहाँ पे दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या होता है दोस्तों, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। प्रमोशनल इफर्ट्स टू असिस्ट देम टू द देयर इंक्रीज इन देयर सेल्स, और जिससे कि क्या होता है, उनका सेल्स भी बढ़ता है। तो 4 पॉइंट क्या बताया मैंने, देखो पहला पॉइंट बताया क्या, यहाँ पे क्या होता है, हज़ारों क्लाइंट आते हैं, हज़ारों कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि हज़ारों क्या बोलोगे दोस्तों, ग्राहक आते हैं, क्योंकि ये कैसे कहाँ पे होता है, केंद्रीय जगह पे स्थापित होता है। दूसरा, एक ही छत के नीचे क्या होते हैं, अनेक तरीके की सुविधाएं मिलती है, अनेक तरीके के यहाँ पे वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है। तीसरा कह सकते हो क्या दोस्तों, इनका लक्ष्य क्या होता है, अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं और सबसे ज़्यादा सुविधाएं दे पाए, एक तरीके से सर्विस दे पाए, सेवा कर पाए। चौथा क्या होता है दोस्तों, वेरी बड़े, बहुत ही बड़े लेवल पे क्या होता है, एक तरीके से इनका काम चलता है, जिससे कि क्या है, इनको सस्ते दाम पे सब कुछ प्रोवाइड हो पाता है, और साथ में इनके जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि ये बड़े काम बड़े लेवल पे करते हैं। बात करें इनके एडवर्टाइजमेंट के, तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, जो प्रचार करते हैं उस पर अनेक बहुत पैसा खर्च करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या समता अंश और पूर्वाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये तो देखिए बच्चे क्या इसका सॉल्यूशन है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, इक्विटी शेयर का मतलब होता है ये वे शेयर होल्डर्स होते हैं दोस्तों जो सबसे पहले कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, वो थोड़े से बाद में होते हैं, ऐसा मान सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। कहता है पेमेंट ऑफ द इक्विटी डिविडेंड इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड। तो सबसे पहले बात करें, इनका जो डिविडेंड मिलता है उनको पैसे कैसे मिलता है, प्रेफरेंस वाले को नंबर 1 पे मिलता है, और नंबर 2 पे किनको मिलता है, इक्विटी शेयर वालों को। मतलब जो डिविडेंड मिलना होता है पहले किनको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को, बाद में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर वालों को, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट वाइंडिंग अप। जब आपका बिजनेस क्या होता है, वाइंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला होता है, तो पहले पेमेंट किसका मिलेगा, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल इज मेड बिफोर द रीपेमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, दे हैव प्रायोरिटी ओवर द रिफंड ऑफ द कैपिटल। तो क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों का जब भी बिजनेस हम ख़त्म करने होते हैं तो पहले उनका चुकाया जाता है जो भी पैसा है, और उसके बाद अगर पैसा बच गया तो हम किसको देते हैं, शेयर कैपिटल वालों को बाद में देते हैं। तो कहता है रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर मतलब बाद में रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पहले चुका दिया जाता है, उसका जो भी उनका पेमेंट है, कैपिटल का मतलब उसका जो कैपिटल उन्होंने लगाया था स्टार्टिंग में, पैसा पहले दे दिया जाता है, और बाद में इक्विटी शेयर वालों को देते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था कि उनका जो डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले, और हम कहेंगे इक्विटी शेयर वालों को बाद में। कैपिटल जो मिलेगी प्रेफरेंस वालों को पहले और उनको डिविडेंड वालों को बाद में, इक्विटी शेयर वालों को के बाद में। बात करें रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड मतलब जो उनको लाभांश मिलता है उनकी दर क्या होती है, एक तरीके से कह सकते हो क्या, द रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड में भी वेरी फ्रॉम द ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर में क्या होता है दोस्तों, कंपनी ने जो डिसाइड किया है उसी रेट पर आपको क्या होगा, हर साल आपको प्रॉफिट दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। बट जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उनको क्या होता है, एक तरीके से उनका रेट क्या होता है, फिक्स होता है। कैसे, हम जब ये उनको इशू करते हैं, जब हम उनको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोवाइड करते हैं, जब हम उनको सेल करते हैं प्रेफरेंस शेयर एक तरीके से, यानी उनको हम उनका पैसा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है उनको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई आपको 10% मिलेगा, 11% मिलेगा, 12% मिलेगा, ठीक है। तो उनका रेट फिक्स होता है। बट डिविडेंड का रेट किनका फिक्स नहीं होता, तो इक्विटी शेयर वालों का फिक्स नहीं होता है। चौथा करें तो एरियर ऑफ डिविडेंड,
मतलब जो बचा हुआ डिविडेंड वो पहले किसको दिया जाता है दोस्तों, एक तरीके से इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स एरियर ऑफ डिविडेंड कैन नॉट बी एक्यूमुलेट, इट फ्लक्चुएट विद प्रॉफिट। कहता है क्या कि जो एरियर होता है, जो बाकी होता है एक तरीके से डिविडेंड का हिस्सा, वो मिलता एक्यूमुलेट इकट्ठा नहीं किया जाता है, वो किस में कैलकुलेट कर लिया जाता है, एक तरीके से प्रॉफिट में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर एरियर ऑफ डिविडेंड में भी एक्यूमुलेट, इसको हम एक्यूमुलेट भी करते हैं, जैसे कि शेयर्स को क्या करते हैं एक तरीके से कम्यूलेट करते हैं। कम्यूलेट मतलब इकट्ठा कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको हिंदी से भी समझाऊंगा अभी दोबारा। और एक और पॉइंट क्या है, कन्वर्टिबिलिटी। इक्विटी शेयर को हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या, इक्विटी शेयर को हम प्रेफरेंस शेयर में नहीं बदल सकते। मान लो एक पर्सन है राम, उसके पास 10 इक्विटी शेयर है, तो बाद में क्या वो प्रेफरेंस शेयर में बदल सकता है अपना? नहीं। प्रेफरेंस शेयर वालों को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका हिंदी में बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सॉल्यूशन, समता शेयर यानी समता अंश कह सकते हो। तो बात करें समता अंश, यानी कि समता अंश को समता शेयर भी कहते हैं और पूर्वाधिकार शेयर को पूर्वाधिकार अंश भी कहते हैं। तो लाभांश की बात करें तो लाभांश पहले किसको मिलेगा? समता अंशधारियों को पहले मिलेगा और पूर्वाधिकार वालों को बाद में मिलेगा। तो क्या कह रहा है, समता अंशधारियों से पहले दिखा दिया जाता है इनका लाभांश और पूर्वाधिकार के बाद भुगतान किया जाता है। वोट देने का अधिकार क्या होता है? केवल और केवल हम कह सकते हैं दोस्तों, वोट देने का अधिकार किसके पास होता है एक तरीके से। यहाँ पे प्रिंट दोस्तों सही से नहीं हो रखा, ये पॉइंट कहीं दे रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन कहीं, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वोट देने का अधिकार क्या होता है? केवल और केवल समता अंशधारियों को होता है। वोट देने का अधिकार पूर्वाधिकार वालों को नहीं होता है। ठीक है। जोखिम की बात करें दोस्तों, क्या चीज़, ये तीसरा पॉइंट देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जो तीसरा पॉइंट है ये माना जाएगा दोस्तों जोखिम। क्या माना जाएगा? तीसरा पॉइंट ये जोखिम माना जाएगा। तो जोखिम किस में होता है? समता अंश में अधिक जोखिम होता है और लाभांश वाले, ये पूर्वाधिकार वाले में क्या होता है? जोखिम कम होता है। ठीक है। लाभांश की दर क्या होती है एक तरीके से, यानी कि रेट क्या होता है एक तरीके से, समता अंश वालों का घटता बढ़ता रहता है, परंतु शेयर वालों को, प्रेफरेंस शेयर वालों का क्या होता है, इनका निश्चित रेट होता है, मतलब हर साल सेम रेट पे इनको डिविडेंड मिलता है। ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं दोस्तों एक तरीके से, क्या वो प्रबंध पर नियंत्रण करते हैं। प्रबंध का मतलब है दोस्तों, क्या वो एक कंपनी का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, इन पर कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। मैनेजमेंट पर कंट्रोल केवल समता अंश वाले करते हैं, पूर्वाधिकार वाले अंश नियंत्रण नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सोल्यूशन था। गाइस अगला क्वेश्चन है अंश और ऋण पत्र के बीच में अंतर। तो अंश क्या होता है एक तरीके से, शेयर हो गया एक तरीके से, और डिवेंचर के बीच में डिफरेंस। तो जिस डिवेंचर क्या एक तरीके से लोन होता है और शेयर्स एक तरीके से शेयर कैपिटल होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है। तो ये रहा गाइस आपका सॉल्यूशन, शेयर्स एंड डिवेंचर वाला। तो शेयर और डिवेंचर की बात करें दोस्तों, तो नेचर कैसा होता है इसका। सबसे पहले नेचर क्या होता है एक तरीके से, शेयर जो होता है कैपिटल का हिस्सा होता है, जो कि क्या होता है, ओन्ड फंड ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक तरीके से फंड होता है। ठीक है। डिवेंचर क्या होता है दोस्तों एक तरीके से, इट इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, मतलब ये उधार का एक पैसा होता है, डेप्ट होता है। ठीक है। दूसरा क्या है एक तरीके से, स्टेटस ऑफ होल्डर। तो जो स्टेटस ऑफ होल्डर की बात करते हो, शेयर्स में क्या होता है दोस्तों, ये ओनर होते हैं कंपनी के। कंपनी के कौन होता है दोस्तों? ओनर होते हैं शेयर वाले। और डिवेंचर वाले कौन होते हैं दोस्तों? डिवेंचर वाले कंपनी के क्या होते हैं एक तरीके से, क्रेडिटर्स होते हैं, उधारदाता होते हैं जो उधार देते हैं कंपनी को। ठीक है। तीसरे की बात करें, रिटर्न की बात करते हैं। तो शेयर्स वाले को क्या मिलता है दोस्तों? शेयर वालों को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, बट उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है एक तरीके से, कंपनी ने अगर सोचा है तो हम देंगे, कंपनी ने अगर मना करते तो नहीं देंगे। बट इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों एक तरीके से, डिवेंचर वाले क्लेम करते हैं और वो लेते भी हैं, उनको डिवेंचर का इंटरेस्ट मिलता भी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब एक तरीके से क्या सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी क्या होता है एक तरीके से, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। उनको क्या होता है एक तरीके से, अगर सामान बचता है सब कुछ का चुकाने के बाद, अगर कभी कंपनी बर्बादी की तरफ जाती है तो उनको लास्ट में दिया जाता है अगर पैसा बच गया तो। परंतु डिवेंचर वालों को क्या होता है, असेट दी जाती है, उनकी सिक्योरिटी रहती है, उनके मोर्टेज होता है, मतलब एक तरीके से उनको सिक्योरिटी रहती है कि भाई आपका कर्जा चुकाया जाएगा,
क्योंकि एक तरीके से डिवेंचर लोन का काम करता है। और शेयर क्या होते हैं, शेयर वाले वो एक तरीके से कंपनी के मालिक होते हैं, तो कंपनी के मालिक का पैसा बाद में मिलेगा, क्योंकि कंपनी क्या होता है एक तरीके से मालिक का ही होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें वोटिंग राइट्स की, तो वोटिंग राइट क्या होता है, डिवेंचर वालों को नहीं होता है और शेयर वालों को होता है, डिवेंचर वालों को नहीं होता, क्योंकि वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने कर्ज दिया होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे, तो आप बना के लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों और पढ़ते हैं इसका हम। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या है, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज है दोस्तों। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, क्या क्या फ़ायदे होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, तो देखिए दोस्तों एक तरीके से अपने देश को, तो पहला क्या होता है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की क्या होती है एक तरीके से कमाई होती है। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं दोस्तों, मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जब हम विदेशों के साथ व्यापार करना शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो क्या होता है जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका हम क्या करते हैं एक तरीके से बेहतरीन ढंग से उसका यूज़ करते हैं। तो 2 यूज हो चुके दोस्तों, क्या एक तो पहला बताया कि अर्निंग होती है फॉरेन एक्सचेंज की, दूसरा एफिशिएंट यूज़ होता है रिसोर्सेज का, तीसरा क्या कह सकते हो इम्प्रूव ग्रोथ इस प्रोस्पेक्ट एंड द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। क्या होता है अगर हम विदेशों से व्यापार करते हैं तो हम क्या करते हैं ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को हम बढ़ाते हैं, साथ में हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की भी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्यूशन मिलती है। तीसरा जो और नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं दोस्तों इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द फर्म्स, मतलब जितने भी क्या कह सकते हैं एक तरीके से काम करने वाले लोग हैं उनका भी क्या हो सकता है एक तरीके से लिविंग चेंज होता है, रहने का जरिया स्थिति चेंज होती है। और पॉइंट्स हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्रोस्पेक्टर ऑफ हायर प्रॉफिट, मतलब जितने भी बाहर के लोग या अंदर के लोग पैसा लगाते हैं उनको हायर प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि विदेशों से व्यापार करेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा हमें। इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज जो हम सामान यूज़ करते हैं उसका क्या होता है कैपेसिटी बढ़ जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है। वे आउट ऑफ इंटेंस कंपटीशन एंड डोमेस्टिक, और जो हमारा घरेलू कंपटीशन है उससे हम बच जाते हैं, हमें कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा व्यापार विदेशों से होता है। और बिजनेस विजन भी जो है हमारा वो चेंज होता है, हम फ्यूचर का सोचते हैं, आगे का सोचते हैं बड़े लेवल पे। देखिए हिंदी में क्या है दोस्तों, तो ये हिंदी में बता रखा है मैंने, आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो आराम से। क्या बोलोगे, विदेशी मुद्रा की कमाई होती है, ठीक है बच्चे। और क्या बोलोगे, संसाधनों का अधिक कुशल प्रयोग होता है, संभावना होती है, रोज़गार क्षमता में सुधार होता है, फर्मों के जीने का मानक बढ़ जाता है, एक तरीके से स्टैंडर्ड लाइफ बढ़ जाता है। लाभ के लिए हम क्या होते हैं, संभावनाएं हमारी बढ़ जाती है, क्षमता हमारे उसका उपयोग होता है, संभावनाएं बढ़ जाती है विकास के लिए, डेवलप के लिए। और घरेलू बाज़ार में जो भी हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स है उससे हम दूर हो जाते हैं और हमारा व्यापार का दृष्टिकोण भी चेंज होता है। तो दोस्तों ये आपका पेपर था, तो कैसा लगा है गाइस ये पेपर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर नए हो तो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।